students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study class 9 history chapter named the Vedic period. So student, this is the part 1 of this video, and without further delay let's get started. So student, this is the chapter 2, and if you have not seen the chapter 1 video, I have given the link in the description box. You may check it out. So student, let's get started this chapter. The Vedic period chapter 2. Student, इसका मतलब क्या हुआ? Vedic period का मतलब हुआ कि जो समय किसका था? वेद का समय था। तो अब ये कैसा पीरियड है ये हम पढ़ते हैं। सिलेबस, द वैदिक पीरियड सोर्सेज, वेदास के बारे में पढ़ेंगे कि वेद क्या है। एपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रंथ बोलते हैं जिन्हें। ब्रीफ मेंशन आयरन आर्टिफैक्ट्स एंड पोट्री। ब्रीफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट स्कॉलर और हिस्टोरियंस थे, वो ये जो पीरियड है जब जो आर्यंस है वो सबसे पहले इंडिया में जब सेटल हुए तो उसको बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है हमें वो है 1500 से लेकर 1000 BC तक। तो जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर रिफर करते हैं जो पीरियड जब आर्यन सबसे पहले सेटल हुए हमारे इंडिया में, उसको बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड। Between 1000 BC to 500 BC, when iron had come to be used, it is believed that Aryans followed the course of the rivers and settled along the valley of the Yamuna and the Ganga. जब 1000 BC यानी कि बिफोर जो कॉमन एरा बिफोर क्राइस्ट से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक जो आयरन है वो यूज किया गया, और ये बिलीव किया गया जो आर्यंस है उन्होंने किसको फॉलो किया? रिवर्स को, और वो वहीं पे क्या हो गए? सेटल होने लग गए। तो कहाँ पे? जो वैली थी यमुना और गंगा के किनारे। द आयरन टूल्स हैव देम टू क्लियर द फॉरेस्ट, और जो आयरन टूल्स को यूज करते थे उसको वो यूज इसलिए करते थे कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। दे मूव इन द ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, वो इन डायरेक्शन में मूव हुए। जो आर्यंस है सो फार नोमेडिक इन नेचर, वो नोमेडिक थे नेचर में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ग्रेजुअली सेटल्ड इन द गैंगटिक वैली, और वो फिर सेटल कहाँ हुए? गैंगटिक वैली में। जो पीरियड है इसको बोला गया लेटर वैदिक एज। 1000 BC से 500 BC का जो पीरियड है जहां पे आयरन को यूज किया गया, वो आयरन टूल्स को यूज करने लगे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, और ऐसे ऐसे मूव होने लगे। तो इसको बोला गया लेटर वैदिक एज। और अर्ली वैदिक एज जहां पे वो सबसे पहले इंडिया में सेटल हुए उसको कहा गया अर्ली वैदिक पीरियड। और जहां पे वो बाद में जब उन्होंने आयरन टूल्स यूज करने लग गए और सेटल हो गए अच्छी तरीके से, तो उसको बोला गया लेटर वैदिक एज। द कल्चर ऑफ द पीरियड इज रेफर टू एज द वैदिक कल्चर, और जो कल्चर था इस पीरियड का उसको बोला गया वैदिक कल्चर। क्यों? क्योंकि वैदिक टेक्स्ट पे बेस था, यानी कि उस टाइम कल्चर कैसा था? वैदिक टेक्स्ट को पढ़ने का। अब उसमें क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। Sources, literary sources. The Vedic texts may be divided into two broad chronological groups. जो Vedic text है उनको दो broad chronological group में divide किया गया। Early Vedic text 1500 से 1000 BC का, और इनमें जो ज्यादा हायम से जो ज्यादा मंत्र थे ऋग्वेदा के वो कंपोज किए गए। और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है यानी कि जो 1000 से लेकर 500 BC तक का है, तो उसमें बिलोंग करता है जो रिमेनिंग वेदास रह गए और उनकी ब्रांचेस ये थी ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद। तो लेटर वाले में आए, और जो अर्ली वैदिक में आए तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? हायम्स थे, यानी कि जिनको ऋग्वेदा बोला गया। टू पीरियड्स कॉरेस्पॉन्ड टू द टू फेसेस ऑफ आर्यन एक्सपेंशन इन इंडिया। ये जो 2 पीरियड हमने पढ़े ये करेस्पॉन्ड करते हैं कौन से फेजेस को? आर्यन के एक्सपेंशन इंडिया में। The social, economic, political and religious aspect of the life of the people came to be reflected in the Vedic literature. उस टाइम का समाज कैसा था, कैसा उनका इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल कैसा था, और रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या था लोगों का उस टाइम पे, उनकी जिंदगी कैसी थी, उसको रिफ्लेक्ट किया गया वैदिक लिटरेचर में। इसलिए जो वेदास है वो स्टोर हाउस है नॉलेज का, यानी कि वहां से ज्ञान मिलता है। द वैदिक लिटरेचर वाज रिटन इन संस्कृत, इसको संस्कृत में लिखा गया। और जो वेदा है टर्म वो डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड यानी कि वेद, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये एक संस्कृत वर्ड है वेद, जिसका मतलब है नॉलेज। वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो वैदिक लिटरेचर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है श्रुति एंड सेकंड वन इज स्मृति। इट इज बिलीव्ड दैट श्रुति वाज रिवील्ड टू द सेजेस बाय गॉड। जो ये माना जाता है कि जो श्रुति है उनको रिवील किया गया, कैसे?
किसके थ्रू? जो साधु है, ठीक है, जो साधु है, जो भगवान की पूजा करते हैं। एंड दे पास्ड ऑन दैट नॉलेज ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये माना गया कि वो गॉड के द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है। और वो क्या पास करते हैं? नॉलेज को पास करते हैं ओरली फॉर्म में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ऐसे किया वो नॉलेज ऐसे स्प्रेड हुआ। ऑन द अदर हैंड स्मृति लिटरेचर वाज कंपोज बाय द ऋषि, और उसी तरफ जो स्मृति लिटरेचर है उसको कंपोज किया गया ऋषि के थ्रू, और जो श्रुति है उसको भगवान के द्वारा जो सेजेस साधु भेजे गए उनके थ्रू वो ओरली क्या किया गया? जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया। और जो स्मृति है उसको किसने कंपोज किया? ऋषि ने किया। वो गॉड के द्वारा नहीं थे भेजे हुए, उनको ऋषि ने, जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि हुए हैं, तो वो ही। The Vedic literature can be classified into following categories में वैदिक लिटरेचर को क्लासिफाइड किया गया है। 4 Vedas, that is the Rig, Sam, Yajur and अथर्ववेद and their Samhitas। जो 4 वेद हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और उनके संहितास। और जो ब्राह्मण हैं वो अटैच है इन जो हर एक संहिता है उससे, आर्यंका से और उपनिषद से। तो स्टूडेंट ये है वैदिक लिटरेचर, जिसको इतनी कैटेगरीज में क्या किया डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम वेदास में पढ़ते हैं ऋग्वेदा के बारे में स्टूडेंट। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ये बहुत ही पुराना रिलीजियस यानी कि धार्मिक टेक्स्ट है हमारे संसार का, इसलिए इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा गया। इसको डिवाइड किया गया 10 मंडलास में, और ये कहा गया कि ये जो कंपोज किया गया है, कब किया गया है कंपोज? अर्ली वैदिक पीरियड में। और जो इसमें हाइम्स है वो डेडिकेटेड है, यानी कि जो भी मंत्र वगैरह है वो डेडिकेटेड है किसके थ्रू? सेजेस के थ्रू, गॉड को। दे वर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम टीचर्स टू देयर डिसिपल्स, और उनको पास किया गया टीचर्स से डिसिपल्स पे, यानी कि शिष्य पे। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, तो आप इस स्कूल में क्या करते हो? नॉलेज गेन करते हो। आप जो भी अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो वो आपके टीचर आपको स्प्रेड करते हैं, पहुंचाते हैं आप तक, आप वहां पे नॉलेज अचीव करते हो। तो वैसे ही उस टाइम पे भी जो टीचर्स थे इनके, जो ये सेजेस थे, ये टीचर्स थे, और ये अपने डिसिपल को, शिष्य को इतना ज्ञान प्रोवाइड करवाते थे। तो उस टाइम पे ऐसा होता था स्टूडेंट। The Rigvedic hymns are the authentic sources of knowledge of the life of people of the time। जो ऋग्वेदिक hymns है वो उस टाइम के authentic source है नॉलेज के, और किसके? उस टाइम के जो लोगों की जिंदगी थी उस टाइम पे। Much of the Indian philosophy is based on the ऋग्वेदा, और अभी जो इंडियन फिलोसफी है वो किस पे बेस है? ऋग्वेदा पे। और ये कंटेन करता है गायत्री मंत्र को, जो आप बोलते भी हो ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो ये गायत्री मंत्र ये इसमें है, किसमें? ऋग्वेदा में। Although religious in nature, the Vedas are a valuable source of information on various subjects। और जो रिलीजियस, ये क्या है? रिलीजियस इन नेचर होने के साथ साथ जो वेदास है वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, बहुत ही सारे सब्जेक्ट के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड वन इज द सामवेद। जो टर्म साम है उसका मतलब है स्वीट सॉन्ग और मेलोडी, यानी कि बहुत ही मीठा गाना जो बहुत ही अच्छा लगता है। इन दिस वेदा सम ऑफ द हाइम्स आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा, और इस वेद में जो कुछ हाइम्स है उनको लिया गया है ऋग्वेद से। जो हाइम्स है सामवेदा में उनका मतलब है कि उनको किस टाइम पे गाना? एट द टाइम ऑफ द सेक्रीफाइस बाय द प्रीस्ट, जब जो प्रीस्ट है वो सेक्रीफाइस देंगे, यानी कि बलि देंगे, बलि करेंगे, तो किसके थ्रू? प्रीस्ट के थ्रू, पंडितों के थ्रू। तो सामवेद में ये था, साम का मतलब स्वीट सॉन्ग या मेलोडी। यजुर्वेद में क्या था? इट डील्स विद हाइम्स रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, यानी कि जो हाइम्स कब बोले जाएंगे, कब सुनाए जाएंगे? जब यज्ञ किया जाएगा, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद से समझ लेना आप यजनास, यानी कि यज्ञ। द hymns in this Veda throw light on the social and religious life of the Aryans। और ये किस टाइम की, यानी कि ये किस टाइम की बात बताता है? जो आर्यंस आए थे हमारे इंडिया में, तो उनके सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताएगा। जो अथर्ववेद है उसमें क्या था? जो हाइम्स है इसमें जो कंटेन करते हैं वेद को, वो डील करते हैं मैजिक, यानी कि जादू टोना, जादू से। मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, और जो ज्यादा हाइम्स है वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। और इसके अलावा जो पावर है स्पिरिट की, यानी आत्मा की शक्ति, और जो हाइम्स है जो डील करते हैं नॉलेज के साथ, और जो कर्म करते हैं यानी कि जो एक्शन, और जो उपासना करते हैं यानी कि इन्वोकेशन। सम हाइम्स आल्सो डील विद मेडिसिंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, और इसमें इसके साथ साथ ही यानी कि जिसमें हाइम्स है यानी कि जैसे पावर ऑफ स्पिरिट के बारे में, मैजिक और चार्म से डील करता है ये वेद। तो इसमें क्या है? ये इसके जो हाइम्स हैं वो डील करते हैं मेडिसिंस के लिए भी, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे डिजीजेस के लिए। तो ऐसे हमने पढ़ा ऋग्वेद, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। और सामवेद जिसको हमने बोला कि स्वीट सॉन्ग या मेलोडी, इसमें ये है इसका मतलब। यजुर्वेद में हमने देखा कि जो कब सुनाए जाते हैं? जब यज्ञ को परफॉर्म करेंगे। और अथर्ववेद को कब
अथर्ववेद है, तो ये वेद डील करता है मैजिक और चार्म से। तो ऐसे हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेजेस है यानी कि जो साधु है वो परफॉर्म कर रहे हैं यजना यानी कि यज्ञ को। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मणाज। रिटन आफ्टर वेदास, इनको वेदास के बाद लिखा गया सिंपल कमेंट्री में, और ये प्रोज में कंपोज किए गए, लिखे गए, और ये एक्सप्लेन करते हैं सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, किसके रिचुअल यानी कि रीति रिवाज और जो बलिदान दिए जाते थे, जो बलि की दी जाती थी, जो ब्राह्मण से उनकी बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है, और जो एक वेदा है उसमें बहुत सारे ब्राह्मणास है। तो ये किसके बाद लिखे गए? ब्राह्मणास प्रोज में लिखे गए वेदा के बाद। जो आर्यंकाज है इसको बोला गया फॉरेस्ट बुक। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए लिखे गए? रिटन फॉर द गाइडेंस ऑफ द हर्मिट, हर्मिट की गाइडेंस के लिए, और इन स्टूडेंट के लिए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि हर्मिट भी कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, वैसे ही जो स्टूडेंट है वो भी कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा फॉरेस्ट बुक। दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास, और इसमें कंक्लूडिंग पार्ट है ब्राह्मणास का। जो इसके मेन थीम्स था वो थे मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। ये एक फिलोसफर कमेंट्रीज है, किस पे? वेदास पे। जो डॉक्ट्रिन्स है, इसके सिद्धांत है जैसे कि कर्म, मोक्ष और माया, ये एक्सप्लेन किए गए इसमें डिटेल में। उपनिषद फॉर्म द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो उपनिषद है वो हमारी फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी है उसके बेसिक सोर्स फॉर्म करते हैं। कंपोज बाय डिफरेंट सेजेस, इसको बहुत ज्यादा साधुओं क्या किया हुआ है? कंपोज किया है। They are said to form the foundation on which later additions to Vedic literature rest। और ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं? इन्होंने इनकी नींव बनाई, जो जिसने कि वैदिक लिटरेचर को बाद में इसमें ऐड किया। जो मोस्ट फेमस है इन उपनिषद में से वो है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद। तो ये इसके फेमस उपनिषद है स्टूडेंट। इसमें एलाइड वैदिक लिटरेचर, जो एलाइड वैदिक लिटरेचर है उसमें हम पढ़ेंगे वेदांगास के बारे में पढ़ते हैं पहले। जो ये डील करते थे वेज इन विच द वेदास और टू बी चैंटेड, उनको कैसे बोला जाए, एंड आर दस इंपॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, और इसलिए इंपॉर्टेंट है वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनको कैसा गाया जाए? जैसे आप कुछ मंत्र बोलते हैं, यानी कि पंडित जी लोग जो मंत्र बोलते हैं तो उनका बोलने का एक अलग तरीका होता है, तो वैसे ही इसमें जो ये थे किस वे में इसको चैंटेड यानी कि बोला जाए। द 6 वेदांगास डील विद प्रोनाउंसिएशन, जो 6 वेदांगास है वो डील करते हैं प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए सही, ग्रामर, एटिमोलॉजी, जो ओरिजिन ऑफ द वर्ड यानी कि उसका मीनिंग समझ पाए, मैट्रिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जो सूत्रास है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले है श्रोतास सूत्रास, श्रोता सूत्रास विच डील विद यज्ञ और सैक्रिफाइसेस, इसको डील किया गया है यज्ञ और सैक्रिफाइसेस से। और फिर है ग्रिया सूत्रास और सम्राता सूत्रास विच डील विद द सेरेमनीज कनेक्टेड विद फैमिली लाइफ, जो किससे डील करता है? जो सेरेमनीज किससे कनेक्ट होती है? फैमिली लाइफ से। और फिर है धर्म सूत्रास, जो प्रोवाइड करते हैं रूल कंडक्ट करने के लिए वेरियस क्लासेस ऑफ पीपुल एंड द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ, यानी कि वो रूल जो बहुत अलग अलग क्लासेस के लोगों के लिए कैसे क्या उनको फॉलो करनी चाहिए, और उनकी लाइफ में क्या क्या उन्हें रूल फॉलो करने चाहिए। और फिर हम पढ़ेंगे थर्ड वेदास, उपवेदास के बारे में, उपवेदास के बारे में। एज द नेम सजेस्ट दे आर सब्सिडियरी वेदास, ये सब्सिडियरी वेदास है और ये 4 है नंबर में। आयुर्वेद डील्स विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो अभी भी चलता है, आपने सुना होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है कोई, तो आयुर्वेदिक जो डील्स है, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो सिस्टम किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से। फिर है धनुर्वेद, ये आर्ट ऑफ वारफेयर, जैसे कि वारफेयर का मतलब लड़ाई वगैरह में, उसमें जो आर्ट है वो है धनुर्वेद। फिर गंधर्ववेद, ये आर्ट ऑफ म्यूजिक है, गाने की जो आर्ट है। और शिल्पवेद, जो आर्ट और आर्किटेक्चर है, शिल्प कला बोलते हैं ना, जो हाथ के थ्रू बनती है, तो वही। तो स्टूडेंट हमने पढ़े एलाइड वैदिक लिटरेचर में वेदांगास, सूत्रास और उपवेदास। अब हम पढ़ेंगे दर्शनास के बारे में, 4th वन। इसके 6 स्कूल है इंडियन फिलोसफी के। सबसे पहले है सद दर्शनास, ये इंक्लूड है न्याय दर्शन से और वैशेषिक साख्या से, योगा से, पूर्वा मीमांसा से और उत्तर मीमांसा से। दे ऑल प्रोपोगेट द वर्च्यूज ऑफ लाइफ एंड आर अपोज टू एक्सटर्नल रिचुअल्स, और ये क्या करते हैं? प्रोपोगेट जो वर्च्यूज है लाइफ में क्वालिटीज होनी चाहिए। और इसके बारे में द धर्मशास्त्रास, द लॉ बुक्स कॉल्ड धर्मशास्त्रास, यानी कि जो लॉ बुक बनी है, नियम कानून की बुक बनी है, वो क्या है? धर्म सूत्रास है। और जो स्मृतिज है टुगेदर विद देयर कमेंट्री, जो स्मृतिज है वो उसके साथ क्या कमेंट्रीज है, उसको बोला गया है
धर्मशास्त्रास दे ले डाउन द ड्यूटीज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल। ये ले डाउन करते हैं ड्यूटीज, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्लासेस, यानी कि जो पीपल की क्लासेस है उनके लिए जो ड्यूटीज है। एज वेल एज फॉर किंग्स, किंग्स की क्या ड्यूटीज है अपने प्रजा के लिए, और उनकी ऑफिशियल्स की क्या है। जो मनुस्मृति है वो देती है डिस्क्रिप्शन हिंदू कोड ऑफ लॉ का, जिसमें इंक्लूड है वर्णास यानी कि कास्ट और आश्रमास। तो मनुस्मृति देती है डिस्क्रिप्शन किसका, हिंदू कोड ऑफ लॉ का, जिसमें कि वर्णास और आश्रमास इंक्लूड है। अब हम पढ़ेंगे अष्टाध्यायी के बारे में। इट इज अ ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पनिनी। और ये क्या है, ट्रीटाइज है संस्कृत ग्रामर, किसके थ्रू, पनिनी के थ्रू। इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड। इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है जो वर्ड है उनका रूट है वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि वो यूज किए जा रहे हैं, किसमें, वैदिक लिटरेचर में। द एपिक्स, अब हम ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। जो रामायण और महाभारत है हमारे इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले रामायण के बारे में। द रामायण वाज ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत। इसको ओरिजिनली कंपोज किया गया संस्कृत में, और जो संस्कृत वर्जन है ये किसका वर्क है, महर्षि वाल्मीकि का। तो आप रामायण देखते भी होंगे, किस पे आता है, आपके टेलीविजन पे भी आता है, आप जिस पे भी देखते होंगे। तो वो कंपोज की गई है संस्कृत में, किसके थ्रू, महर्षि वाल्मीकि के थ्रू। The story of Ramayana revolves around Ram and abduction of his wife Sita by a demon king Ravan। जैसे कि आपने रामायण देखी है तो जो इसकी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है भगवान राम पे। और एब्डक्शन का मतलब किसको ले गए थे, वो सीता को ले गए थे हर के, कहा, अपने साथ लंका में। तो कौन, डेमोन, कौन, ये राक्षस रावण। अब राक्षस ही बोला जाएगा, वैसे तो रावण बहुत क्या थे, स्कॉलर थे, बट उन्होंने जो किया उसकी वजह से ही उनका क्या हो गया, उनका जो भी राज वगैरह था उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और उनका जो खुद का जो भी था मतलब वो भी क्या, वो भी मारे गए ना। द बैटल बिटवीन राम एंड रावण, ड्यूटी, डिवोशन एंड लव सोन बाय द ब्रदर्स इज टोल्ड इन डिटेल। और जो बैटल है राम और रावण के बीच में, ड्यूटी किसी पुत्र के अपने पिता के लिए क्या होती है, डिवोशन भक्ति क्या होती है, और लव क्या होता है, सोन बाय द ब्रदर्स इन टोल्ड इन डिटेल, ये इसमें दिखाया गया है। ब्रदर्स के थ्रू देखा होगा आपने कि जो राम और लक्ष्मण यानी कि दोनों भाई कहा, 14 साल के लिए वनवास में, और सीता भी गई उनके साथ। तो आपने इसमें देखा होगा, इसमें आपको यही बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपको क्या क्या अपनी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी बातें अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। राम वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सन्स ऑफ दशरथ। आपको ये तो पता ही होगा कि जो राम है वो सबसे बड़े बेटे थे किसके, दशरथ के। द रूलर ऑफ अयोध्या, दशरथ कौन थे, अयोध्या के राजा, जिनकी 3 महारानियां थी। राम वॉज द सन ऑफ एल्डेस्ट क्वीन कौशल्या, और जो राम है वो किसके पुत्र थे, कौशल्या के। एंड वॉज द हायर एपरेंट टू द थ्रोन, और उन्हीं को राजगद्दी पे बैठाना था क्योंकि वो बड़े पुत्र थे उनके। आफ्टर राम वॉज मैरिड टू सीता, और जब राम की शादी हुई, भगवान राम की शादी हुई सीता जी से, ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड एज द किंग, और उनको किंग बनाया गया। और इसी टाइम पे जो किंग दशरथ थे, उनकी जो दूसरी किंग थी कैकई, उनको याद आ गया, उन्होंने प्रॉमिस लिया था किससे, राजा दशरथ से, कि जब मुझे तुमसे कोई प्रॉमिस चाहिए होगा तो तुम मुझे दोगे। तो कैकई ने चाहा कि जो उनके बेटे हैं, उनके सन है भारत को क्या बने, किंग बने। ये है सीन रामायण का स्टूडेंट, तो आपकी बुक में दे रखा है। राम तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बेटा है भरत, कैकई ने कहा कि जो मेरा बेटा है भरत वो क्या बने, राजगद्दी पे बैठे, वो राजा बने, और राम को आप 14 साल के लिए वनवास भेजिए। राम along with his wife सीता and brother लक्ष्मण went to the forest, और राम अपनी वाइफ सीता के साथ और अपने ब्रदर लक्ष्मण के साथ फॉरेस्ट पे चले गए थे। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको ये मिलता है कि लव ऑफ डिवोशन कैसे, जैसे कि आपने उनके ब्रदर देखे लक्ष्मण, तो उनके ब्रदर भी क्या थे, उनके लिए सेक्रीफाइस थे, उनके साथ चले गए। उन्होंने भी कहा कि उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इन डिस्गाइज ऑफ ए सन्यासी रावण द डेमन किंग एब्डक्टेड सीता एंड टुक हर टू लंका। और जब वो वहां थे सन्यासी के वेश में, कहाँ गए, अब 14 साल के लिए वनवास हो गया था उनका, तो जो रावण है डेमन किंग ये आया और इन्होंने क्या किया, सीता का हरण किया, वो ले गए अपने साथ उनको लंका में। राम टुक द हेल्प ऑफ सुग्रीव, और उन्होंने जो भगवान राम है उन्होंने सुग्रीव और हनुमान जी की हेल्प ली थी। दे क्रॉस द ओशन, उन्होंने इतना बड़ा महासागर को क्रॉस किया और डिफीट किया रावण को। तो कहते हैं ना कि जो ट्रूथ है वो कभी भी क्या होता है, कभी भी डिफीट नहीं होता है, एक टाइम पे क्या होता है, जो ट्रूथ है वो हमेशा क्या होता है, उसकी विक्ट्री होती है।
Ram then, along with Sita and Lakshman, proceeded home, having completed the 14 years exile. और उसके बाद जो सीता, लक्ष्मण और राम, भगवान राम अपने दोबारा 14 साल का वनवास होने के बाद वो कहाँ चले गए थे, अपनी दोबारा वापस अपने घर यानी कि अयोध्या, और उनको फिर राजा बनाया गया। तो ये आपको ये जो एपिक है ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इनको अडॉप्ट करें, आप इनसे कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि केवल मतलब सिंपल हमने समझा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। महाभारत, अब हम पढ़ेंगे महाभारत यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट एपिक है उसके बारे में। बिलीव टू बी द वर्क ऑफ सेज व्यास, ये माना जाता है कि ये किसका वर्क है, किसका वर्क है, साधु, किस साधु का वर्क है, व्यास का। इन्होंने इस लिखा था। महाभारत इज रिटन इन संस्कृत, जैसे कि रामायण संस्कृत में लिखी गई है, हमने अभी पढ़ा, महाभारत भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड जया और द कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री, और इसको क्या बोला गया है, जया, और कलेक्शन जो किसके साथ डील करता है, विक्ट्री के साथ। Subsequently, it came to be known as भारत, और इसको बोला जाता है भारता, because it contains the story of the descendants of one of the earliest Vedic tribes called भारत। क्यों, क्योंकि इसमें ये स्टोरी बताई गई है कि उसके बाद जो बैठे, जैसे कि यहाँ पे भी क्या था, शासन था, तो जो अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब जिसको भारत बोला जाता है, तो इस वजह से उसको भारत बोला गया। द फाइनल कंपाइलेशन केम टू बी नोन एज, और जो फाइनल कंपाइलेशन किया गया उसको बोला गया महाभारत। द भगवत गीता विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत, और जो भगवत गीता है वो किसका पार्ट है, महाभारत का। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट कंसिडर्ड सेक्रेड बाय मेनी पीपल इन इंडिया, और इसको सेक्रेड टेक्स्ट माना जाता है, पवित्र टेक्स्ट माना जाता है भारत के लोगों के द्वारा। द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ माइट कंफ्लिक्ट विद ड्यूटी, एंड व्हेनेवर देयर इज सच अ कंफ्लिक्ट द भगवत गीता गिव्स द आंसर। और इंटरेस्ट किसका, सेल्फ माइट कंफ्लिक्ट का, यानी कि जीतने का, विद ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और आप ट्रूथ के रास्ते पे चलते हो। और जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जहां पे भी वॉर जैसी सिचुएशन होगी या कोई अपोज करेगा, अगेंस्ट करेगा, वो भी कब, जब वो फॉलो करे रॉन्ग पाथ, तो तब जो भगवत गीता है वो आंसर यानी कि आपको पाथ बताती है कि आपको क्या सही करना चाहिए। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द अनडाइंग पॉपुलरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट, और ये इसका सीक्रेट है, इसका इस रिलीजियस टेक्स्ट का ये सीक्रेट है। ये क्या हमें बताती है, ये क्या हमें टीच करती है, पढ़ाती है कि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी मरती नहीं है। तो ये हमें ये टीच करवाती है कि जो हमारी आत्मा है वो नहीं मरती है कभी, वो इमॉर्टल रहती है, और जो हमारा शरीर है यानी कि हमारी बॉडी है, केवल वो क्या है, इमॉर्टल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपिक, जो ये ग्रंथ है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। द एपिक सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज। जो एपिक है वो एक मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन के, किस पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे। जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो जब किसी पे फीलिंग होगी वो तभी तो उसको गौर पर कर पाएगा, जब उसको क्या होगा, उसके बारे में नॉलेज होगा, वो जानेगा कि ये गलत हो रहा है। एंड द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज, और जो एपिक एज का सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इनका इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है। ये प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन को, किस पे, वेरियस जो आर्यन किंगडम्स थे, उनकी आर्मीज थी, उनके वेपन्स वो इस टाइम पे क्या यूज करते थे, जो सब क्षत्रियस थे वो क्या इंटरेस्ट यानी कि उनका काम क्या था, अपने किंगडम यानी अपने राज्य को बचाना। और दे बिलीव दैट द डेथ ऑन द बैटलफील्ड वाज द नोबलेस्ट एक्ट इन द लाइफ ऑफ ए वॉरियर, और जो क्षत्रिय थे यानी कि जिनका काम रहता था कि कभी भी अगर कोई इन पे वार कर दे या उनके किंगडम पे कभी भी वार करना चाहे, कभी भी क्या करना चाहे, उसको अटैक करना चाहे, तो वो ये मानते थे कि अगर उनकी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते अपने किंगडम के लिए, जब वो सही होंगे और सही रास्ते पे चले, और उसके बाद बैटलफील्ड पे जब उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये उनकी लाइफ का सबसे नोबलेस्ट एक्ट होगा, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा किया होगा, वो ऐसे मानते थे। किसकी लाइफ में, जो योद्धा की लाइफ होती है। The epics are considered as the finest literary works of the ancient period, जो एपिक है उनको माना जाता है कि बहुत ही अच्छे लिटरेरी वर्क हैं वो उस एंशिएंट पीरियड के, and are acclaimed for their literary and philosophical value, और ये माने जाते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, फिलोसॉफिकल और लिटरेरी वैल्यू है, यानी कि उनको पढ़ के हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है, हमें अच्छाई और बुराई का पता चलता है। They reveal the high ideals of family life of the Aryans, वो रिवील करते हैं, दिखाते हैं किसकी लाइफ को, आर्यंस की लाइफ को, उनके आइडियल्स को। The great heroes depicted in the epics are the embodiment of high moral principles, और जो ग्रेट हीरो जिनको एपिक में बताया गया है तो वो क्या थे, उनकी मॉरल प्रिंसिपल बहुत ही हाई थे स्टूडेंट, यानी कि वो इतना अच्छा उनकी सोच थी,
इतना इतना ट्रूथ पे वो चलते थे और मानते थे और अपनी लाइफ में उसको एब्जॉर्ब करते थे एंड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। और उन्होंने उसके बाद की जनरेशन पे भी वो क्या किया, इम्पैक्ट छोड़ा। द भगवत गीता एलोबरेट द कर्म फिलोसफी एंड द इमोरलिटी ऑफ द सोल। और जो भगवत गीता है वो एलोबरेट करती है, बताती है जो कर्म फिलोसफी है, यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ये बताती है भगवत गीता। और हमारी जो सोल है वो इमोर्टेलिटी यानी कि वो हमेशा क्या रहेगी, अमर रहेगी, वो कभी नहीं मरेगी। तो जो ये एपिक है वो यही बताती है कि अगर आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा, भले उसमें क्या होगा, थोड़ा लेट होगा, बट आपको उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा अगर आप अच्छे वाले रास्ते पे चलते हो। और अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ही स्टूडेंट गलत होता है। तो ये जो एपिक है हमें मॉरल प्रिंसिपल्स ऐसे देते हैं। ये जो हम महाभारत पढ़ते हैं, ये हम भगवत गीता पढ़े या महाभारत पढ़े या रामायण पढ़े, तो इसमें हमें इन्हीं के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। जो किंग है हस्तिनापुर के यानी कि धृतराष्ट्र, उनके क्या थे, 100 यानी कि 100 बेटे थे, उनके 100 बेटे थे जिनको बोला गया कौरवास। धृतराष्ट्र ब्रदर्स पांडु हु हैड डाइड अर्लियर, जो धृतराष्ट्र के भैया यानी कि भाई थे पांडु, वो पहले मर गए थे, उनके 5 सन थे यानी कि 5 सन थे उनके, वो पांडवास बोले गए। इन कोर्स ऑफ टाइम धृतराष्ट्र नेम द एल्डेस्ट पांडवा युधिष्ठिर हिज सक्सेसर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो धृतराष्ट्र है उन्होंने उनके जो एल्डेस्ट सन पांडवा थे, ठीक है, युधिष्ठिर, तो उन्होंने चाहा कि उसको सक्सेसर बनाना। पर इससे क्या हो गया, जो दुर्योधन यानी कि जो कौरव बोला गया जिसे, तो दुर्योधन को क्या गया यहाँ पे गुस्सा आ गया। तो जो एल्डेस्ट है कौरवास के, वो ये चाहते थे कि मुझे बनाया जाए। इट बिकेम द कॉज ऑफ एनिमिटी, यही दुश्मनी का क्या हो गई, रीजन हो गई। और जेलिसी का भी किसके बीच में, 2 भाइयों के बीच में, यानी कि वो कजिन्स थे, ठीक है। तो इस वजह से उनकी क्या हो गई, वॉर हो गई। वॉर का मतलब लड़ाई उनकी नहीं बनती थी। वंस ड्यूरिंग अ गेम ऑफ डाइस, और आपने भी देखा होगा कि गेम कौन सा था, वो पासे का खेल था। युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा लॉस हिज किंगडम, जो युधिष्ठिर है जो पांडवा में सबसे बड़े थे, सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने अपना किंगडम भी लॉस कर दिया। और एज वेल एज द द्रौपदी टू दुर्योधन, और द्रौपदी को सौंपना पड़ा दुर्योधन को। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो पांडवास है उनको फिर वनवास के लिए जाना पड़ा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाइल, जो पांडवास है उन्होंने पूछा कौरवास को टू रिटर्न देयर किंगडम, जब उनका पूरा हो गया था एग्जाइल वनवास, तो उन्होंने कौरवास को पूछा कि उनका किंगडम वापस दो। पर दुर्योधन ने यहाँ पे उनको डिसीव यानी कि धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। इसलिए जो वार है जिसको महाभारत बोला गया, जिसमें कि अर्जुन पांडव वाज रिलक्टेंट टू फाइट, उनको फाइट करनी पड़ी, किससे, कौरवों से। तो ये लड़ाई किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच। तो यहाँ पे भी क्या हो गया स्टूडेंट, धोखा हुआ ना, क्योंकि युधिष्ठिर तो अपने सही रास्ते पे थे और जो दुर्योधन है वो गलत रास्ते पे फॉलो कर रहे थे। तो इसका एंड क्या हुआ, वॉर हुआ, जिसमें कि जो इन कौरवों में से कोई भी नहीं बचा। कृष्ण अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी। जो कृष्ण है उन्होंने अर्जुन को, जैसे कि आपने उपदेश सुने होंगे, उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा करना है, तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए, ये उन्होंने बीच में क्या दिया, उनको डायरेक्शन दी। दिस डिस्कोर्स एट द बैटलफील्ड इज कंपाइल्ड इन द, डिस्कोर्स का मतलब जो वो बोल, जो उन्होंने उनको बताया है, जो उनका संवाद है। एट द बैटलफील्ड इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता, और जो उपदेश, डिस्कोर्स का मतलब जो उपदेश उन्होंने उस टाइम अर्जुन को दिए, तो उसको कंपाइल किया गया भगवत गीता में। तो जो कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं उस टाइम, तो वही भगवत गीता में है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत, और ये किसका पार्ट है, महाभारत का। द महाभारत वॉर लास्टेड फॉर 18 डेज, 18 दिन तक ये वॉर चली। इन द वॉर ऑल द कौरव ब्रदर्स वर किल्ड, जितने कौरव ब्रदर्स थे वो मर गए, और जो युधिष्ठिर है वो डूलर बन गए हस्तिनापुर के। तो यहाँ पे भी क्या हमने देखा कि ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ जीत, यानी कि जो सच्चाई उसकी जीत हुई है। और जो यानी कि ये जो गलत होता है, यानी कि जो भी रॉन्ग पाथ है, अगर कोई भी उसमें चलेगा तो उसको कभी भी क्या नहीं होता है, उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, उसका लास्ट में एंड ही होता है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड इंक्लूड आयरन इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स एंड रिमेन ऑफ पॉटरी। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो उस पीरियड के वो इंक्लूड करते हैं आयरन इंप्लीमेंट्स और टूल्स को, और जो पॉटरी के शेष बचे हैं। अब आयरन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डिस्कवरी थी आयरन मार्क्स की, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज थी किसके, इस सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने का। इन इंडिया द आयरन इज बिगिन इन 1000 BC में आयरन एज शुरू हो गई थी, और जो विलेज फार्मिंग कम्युनिटीज थी ग्रेजुअली डिस्पर्स्ड, वो
स्प्रेड हो गई थी लार्ज पार्ट में इंडिया के, और कहां से, गंगटिक प्लेन से लेकर पेनिसुलर साउथ तक। और यहाँ पे सीन है आपके पास दे रखा महाभारत, जिसमें लॉर्ड कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को डिस्कोर्स, उपदेश, विच इज कंपाइल्ड इन द भगवत गीता, जो भगवत गीता में है। आयरन वॉज ए हार्डन मेटल देन कॉपर एंड ब्रंज, जो आयरन है वो एक हार्डन मेटल है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर और ब्रंज के, और ये सस्ता होता है और आसानी से बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है। आयरन डिपॉजिट फाउंड की गए हैं लार्ज एरियाज में, और इसको यूज किया गया फॉलोइंग एरियाज में, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या है इसको यूज। डिस्कवरी ऑफ आयरन गिव द आर्यंस न्यू इंप्लीमेंट्स लाइक एक्सेस टू क्लियर द फॉरेस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा जो आर्यंस है वो फॉरेस्ट को क्लियर करते थे इसके यूज करके, और अपने लैंड को खोदते भी थे, इसलिए एग्रीकल्चर जो था उस टाइम एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। विद द यूज ऑफ आयरन प्लफ हेड्स, सिकल्स, होज, दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, और इसकी वजह से वहां कल्टीवेशन हो पाया। जो प्रोडक्शन हुआ क्या हुआ, वो राइस का, व्हीट का, बार्ले, वेजिटेबल का, फ्रूट का, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे इंप्रूव हो गया। यानी कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो गया। और ये है आयरन इंप्लीमेंट्स जो वो उस टाइम यूज करते थे स्टूडेंट। ऑक्यूपेशन, द यूज ऑफ आयरन गेव राइज टू न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होने लग गए और उनको क्या प्रोवाइड होने लगा, बाय प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल इंप्लीमेंट जैसे कि सॉ, चिजल्स, हैमर्स, नेल्स और टॉन्ग्स। इसने राइज कर दिया उनके ऑक्यूपेशन को, जैसे कि बुनना, स्पिनिंग करना और कारपेंट्री करना, टैनिंग और टूल मेकिंग बनाना। डिफेंस, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये बहुत टाइम तक चल सकता था और खराब नहीं होता था, और ये इसी अवेलेबिलिटी होने के कारण जो आयरन था वो उसको यूज किया गया वेपन्स बनाने के लिए, जैसे तलवार, आर्मर्स, वेपन्स और सील्ड्स बनाने के लिए। सील्ड्स आपने देखा होगा ना, जो सिपाही के हाथ में रहता था, एक हाथ में तलवार दूसरी हाथ में सील, अपने को बचाने के लिए। पोट्री, पोट्री फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा होगा अभी भी पोट्री बनती है, किससे, मिट्टी के हो गए पॉट्स, उनसे भी। द ग्रेवियर एंड पेंटेड ग्रेवियर पोट्री डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट इन पंजाब और हरियाणा में। ये माना जाता है कि ऋग्वेदिक आर्यंस को बिलोंग करती है। कौन सी पोट्री, द ग्रेवियर और पेंटेड ग्रेवियर। The important sites include भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, धदेरी, लुधियाना, कटपलम एंड नागर। ये कोई इंपॉर्टेंट साइट है। These cultures are regarded as ऋग्वेदिक, इन कल्चर को ऋग्वेदिक कहा गया क्योंकि वो बिलोंग करते हैं उसी पीरियड को, उसी रीजन को जिसमें कि ऋग्वेदा है। However, in the गंगा यमुना दोआब जो अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट है उनको एसोसिएट किया गया PWD से, यानी कि पेंटेड ग्रेवियर से, और जो नंबर ऑफ साइट है उनको एसोसिएट किया गया यूज ऑफ आयरन से उस टाइम डिस्कवर्ड जो की गई। जो पेंटेड ग्रेवियर है कल्चर है जो करस्पॉन्ड करता है वो लेटर वैदिक पीरियड को। जो PGW है वो वेरी फाइन, स्मूथ और इवन कलर पॉटरी होती है। इट वाज मेड आउट ऑफ वेल वर्क्ड हाई क्वालिटी क्ले, ये बनती है हाई क्वालिटी क्ले से, विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, उनमें ज्योमेट्रिक पैटर्न पेंटेड होते हैं, किस कलर से, ब्लैक से। फ्लोरल पैटर्न्स एंड सन सिंबल्स आर सीन इन सम केसेस, किसी में फूल बने होते हैं, किसी में सन के सिंबल बने होते हैं। जो पोट्री है वो इंक्लूड करते हैं ओपन माउथ बाउल एंड डिशेज, जिनका मुंह खुला रहता है, जैसे कि कटोरे और डिशेज हो गए जो ओपन रहते हैं। तो ये है पेंटेड ग्रेवियर पोट्री जो उस टाइम बनती थी। ये है स्टूडेंट, इनके जो माउथ है ना ये ओपन है, ये PGW पॉटरी है। ये ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, अब हम पढ़ेंगे जो आर्यंस का ओरिजिन था वो कैसे हुआ। जो ओरिजिन ऑफ आर्यन एज वेल एज द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल हु सेटल्ड इन इंडिया इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है आर्यंस का और उनका बैकग्राउंड है पीपल को जो इंडिया में सेटल हुए, ये फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है। सम हिस्टोरियंस बिलीव, कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं जो आर्यंस हैं वो नेटिव थे इंडिया के। अदर लाइक बाल गंगाधर तिलक आफ्टर द स्टडी ऑफ ऋग्वेद एंड जैन अवस्था कंक्लूड दैट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन वाज द आर्कटिक रीजन। और जो बाल गंगाधर तिलक है जब उन्होंने पढ़ा ऋग्वेद और जैन अवस्था के बारे में तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो उनका ओरिजिनल होम था वो कौन था, आर्कटिक रीजन। जो AC दास है हिस्टोरियन है जो, तो उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की जो ओरिजिनल होम है आर्यंस का वो इंडिया है। अकॉर्डिंग टू हिम दे लिव्ड इन द सब सिंधु, और उनके अकॉर्डिंग वो रहते थे सब सिंधु यानी कि पंजाब में, और उसके बाद वो चले गए अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो बिलीव करते हैं कि जो तिब्बत है वो उनका होम था, किसका, आर्यंस का। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। प्रोफेसर मैक्स मूलर जो जर्मन स्कॉलर उन्होंने बिलीव किया कि जो आर्यंस है वो इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने 2 रीजन दिए इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेप्स सेंट्रल एशिया हैड स्टार्टेड अराउंड 1500 BC। जो पहला माइग्रेशन शुरू हुआ वो शुरू हुआ कहां से, स्टेप्स सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ 1500 BC के अराउंड। जो आर्यंस से bore strong resemblance to bands of warlike people of Central Asia, और वो रिजेंबल करते थे जो warlike people है सेंट्रल एशिया के उनको। जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है वो होल्ड करती है रोमन्स के ओरिजिन को, सेल्ट्स, इंडियन, ग्रीक्स और पर्शियंस को फ्रॉम द उसी स्टॉक से।
जो बहुत सारे हिस्टोरियन एग्री करते हैं कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है मैक्स मुलर की, वो एग्री करते हैं इनसे। और जो रीजन है इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने की वो क्या है, एक्सेप्ट करने के वो क्या है, इन एंशिएंट टाइम द लैंड इन एशिया माइनर वाज फर्टाइल। उस टाइम पे जो पुराना समय था, जो लैंड था उस टाइम, एशिया माइनर वाज फर्टाइल, जो एशिया माइनर में जो लैंड था वो फर्टाइल था, और उसने उसकी वजह से वहां एग्रीकल्चर हुआ और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी हुआ, उनको भी पाला गया। द स्टोन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन एशिया माइनर प्रूव दैट द आर्यन गॉड्स लाइक इंद्र एंड वरुण वर वर्शिप्ड इन एंशिएंट टाइम्स। और जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर किए गए एशिया माइनर में, वो प्रूव करते हैं कि जो आर्यन गॉड्स है जैसे कि इंद्र और वरुण, उनको वर्शिप किया जाता था उस टाइम पे। जो फ्लोरा एंड फोना है और ऑब्जेक्ट है वो रिफर करते हैं ऋग्वेदा को, जो फाउंड किए गए एशिया माइनर में। एशिया माइनर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया, उन दोनों से उसकी दूरी बराबर की है। बायोलॉजिस्ट नोटिस करते हैं जो जेनेटिक ट्रेड्स है डीएनए का, वहां स्टेपी पीपुल किसके, सेंट्रल एशिया के, तो वो फाउंड किया गया, उनका ट्रेड्स क्या था, सिमिलर था इन 35% ऑफ द पीपुल इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जो उनका ट्रेड था वो 35% सेम था जो पीपुल है नॉर्थ इंडिया के। दस दे कंक्लूडेड दैट इंडो आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इंडो आर्यंस है, ठीक है, उनका जो इंडो आर्यंस है वो माइग्रेट हुए जब सेंट्रल एशिया से इंडिया, तो इसलिए कंक्लूड किया गया कि इंडो आर्यंस माइग्रेट किए गए सेंट्रल एशिया से इंडिया में। However, the issue of the origin of the Aryans is still being disputed. पर फिर भी इतना देखने के बाद, डिस्कवरी होने के बाद, इतना जानने के बाद, तब भी जो इशू है ओरिजिन ऑफ आर्यंस का, वो अभी भी स्टिल बीइंग डिस्प्यूटेड, यानी कि अभी भी विवाद में है। सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर होता है अभी यहाँ पे फिनिश तो नहीं होता है, ये मैं पार्ट 2 में इसको फिनिश कर दूंगी, और ये है पार्ट 1 इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर समझ में आएगा, तो लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड को भी शेयर किए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।